हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने इसमें पढ़ ली थी, होपफुली उनको रिवाइज़ किया होगा, अच्छे से समझा होगा। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके, आज के सेशन में हम लास्ट सेशन में जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी फिनॉल की, उन्हीं को एक बार क्विक रिवाइज करेंगे, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और कुछ क्वेश्चंस लेके चलेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अल्कोहल्स आते हैं, जिनका कमर्शियल यूज़ होता है या बहुत सारी चीज़ों में जो यूज़ में आते हैं। ओके, आइए चलते हैं। तो बच्चों एक बार क्विक रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा था आपने इसमें। रिएक्शन ऑफ फिनॉल में फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी। पहला था आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जहां पर आप कहते थे कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जो दो तरह से हो रही थी। एक आपका क्या था, नाइट्रेशन था, जहां पर आप कह रहे थे कि HNO3 की प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी, और वो रिएक्शन आपको क्या देखी, वहां से NO2 रिलीज होगा, और वो किससे जाकर के जुड़ेगा, आपकी एरोमेटिक रिंग से जाकर जुड़ेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपके बनेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बनेंगे, और यानी एक आपका ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक आपका पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट बन रहे थे। यहाँ पर जैसे आपने देखा भी था कि आप जैसे सिंपल कोई फिनॉल ले लेते हैं आप, ठीक है, बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ रहता है, उस फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कराते हैं आपके नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल मिलते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या कहा था कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इस तरह से आप देख रहे थे। वहीं पर आपने क्या कहा कि अगर अभी तक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बात की है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया जाएगा तब आप कैसे कंपाउंड बनेंगे। अगर आपका कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया जाता है तब क्या बनेगा, तो तब आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन रहा था, जिसको आप पिक्रिक एसिड भी कह रहे थे। ओके, और आप कहते हैं कि इस रिएक्शन में पोर यील्ड आती है या पोर प्रोडक्ट बनता है आपका। तो अभी जो पिक्रिक एसिड को बनाने की फॉर्मेशन है, वो पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका जो फिनॉल होता है उसको ट्रीट किया जाता है या रिएक्ट कराया जाता है, फिर आपका फिनॉल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड बनता है, और देन उस सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, और तब आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाया जाता है। ये आप बाद में हायर क्लासेस में जब आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो लैब में परफॉर्म भी कराए जाते हैं ये प्रैक्टिकल, जहाँ पे आपको पिक्रिक एसिड बनाना होता है। ओके, बहुत सुंदर येलो कलर के क्रिस्टल्स आपको प्राप्त होते हैं पिक्रिक एसिड के। देन सेकंड आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई हेलोजन लिया जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन की बात की जाती है कि जो आपका फिनॉल है उसको ब्रोमीन के अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराया जाता है और फिर आपके प्रोडक्ट प्राप्त किए जाते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि जो ब्रोमीन है उसको एक लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट के साथ लिया जाएगा और लो टेम्परेचर पे रिएक्ट कराया जाएगा, तो मोनोब्रोमोफिनॉल आपके बनेंगे। ओके, दूसरा पार्ट कहता है आपका कि फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया जाएगा, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आपका यहाँ पर बनेगा, जिसका कि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ओके, सेकेंड रिएक्शन थी आपकी कॉलबेज रिएक्शन। कॉलबेज रिएक्शन कहती है कि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन कैसे बन रहा था, ये रिएक्शन आपने पहले भी देखी थी कि जो फिनॉल होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, फिर आपके फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जो कि आगे फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और तब आपको क्या प्राप्त होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सोबेंजोइक एसिड आपको प्राप्त होगा। ठीक है, जिसको आप सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन आपकी क्या कहती है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ अगर फिनॉल को ट्रीट कराया जाएगा तो आपका CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है ऑर्थो पोजीशन पर। कहां पर, बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन में। यही आपकी रीमर टीमन रिएक्शन है, और इसमें इंटरमीडिएट जो बनता है उसको बेंजल क्लोराइड से हाइड्रोलाइज कराया जाता है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है जो प्रोड्यूस होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड।
जो नेम रिएक्शन आपकी होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट ऐसा आता है कि सारी नेम रिएक्शन दे देगा और पूछेगा आपसे कि इन रिएक्शंस को बताइए कि किस चीज़ की रिएक्शन किससे हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। क्योंकि अगर जनरल आपको रिएक्शन दे देगा, जैसे इसमें लिखा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, तो आपको पता है कि फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH जोड़ देंगे तो वो फिनॉल है, जिंक आपको पता है Zn है, तो इन दोनों की रिएक्शन करा दोगे, कुछ ना कुछ तो आप बना ही ले जाओगे, ठीक है। लेकिन जब आपको नेम रिएक्शन देता है तो वहां पर आपको क्या करना होता है, रिएजेंट भी बताना होता है और उसके बाद प्रोडक्ट भी बनाना होता है। ओके, रिएजेंट आपको यानी कि कौन कौन से रिएक्टेंट आपने यूज किए हैं वो बताने हैं, या किसकी रिएक्शन ये है, किसको बनाने की रिएक्शन ये है, तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन उस पर बन के आता है। तो इसीलिए आपको नेम रिएक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट भी इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, जो कहता है कि फिनॉल को अगर क्या किया जाएगा, जिंक के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो उस केस में बेंजीन बनता है, और जिंक आपका फिनॉल के O को लेकर जिंक ऑक्साइड बना देता है। ओके, फिफ्थ आपका है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, फिनॉल का होगा, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन होने पर बेंजोक्विनॉन बनेंगे। ओके, यानी बेंजीन रिंग पर दोनों साइड आप डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जोड़ रहे थे। ओके, तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शंस थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, इन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं से बनने वाले मुख्य उत्पादों की संरचना दीजिए। क्या देना है आपको, स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। रिएक्शन बता देती हूँ। रिएक्शन क्या है आपका, पहला है मोनोनाइट्रेशन ऑफ थ्री मिथाइल फिनॉल। ओके, थ्री मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन करना है आपको। तो थ्री मिथाइल फिनॉल बना लो। थ्री मिथाइल फिनॉल क्या होता है, ये आपका OH हो गया फिनॉल, और थर्ड पोजीशन ये मान लो ये है CH3, ये थ्री मिथाइल फिनॉल हो गया। इसका क्या करना है, मोनोनाइट्रेशन करना है। HNO3 ले लो, डाइल्यूट, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। कैसे प्रोडक्ट आते हैं, दो प्रोडक्ट आते हैं, एक आपको क्या करेगा, ऑर्थो पे देगा, और एक किस पे देगा, पैरा पे देगा। तो बना लो, ये OH, इसकी ये दो, ये और ये दो ऑर्थो हैं, तो इधर जोड़ लो NO2 ग्रुप, और यहाँ पे तो आपको पहले से मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो एक प्रोडक्ट ये है ऑर्थो, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा ये। ओके, तो इस तरह से आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों की संरचनाएं आपने देख ली, ठीक है। सेकंड आपका है इसमें डाइनाइट्रेशन ऑफ थ्री मिथाइल फिनॉल। अब इसी मिथाइल फिनॉल का डाइनाइट्रेशन करना है। ये मिथाइल फिनॉल हो गया आपका। डाइनाइट्रेशन क्या कहता है, डाइनाइट्रेशन आपका कहेगा कि इसमें दो NO2 ग्रुप जुड़ने हैं। तो दो NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में एक साथ जोड़ लो दो नाइट्रो ग्रुप। ये OH हो गया, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, एक यहाँ पर NO2 जोड़ लो, एक NO2 यहाँ पर जोड़ लो, और ये तो आपका मिथाइल ही है। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट आपका बनेगा। चलिए जल्दी से नोट करिए इनको, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए एक और रिएक्शन बता रही हूँ।
यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन बता रही हूँ, आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन ये है। फिनॉल को NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर कोई तो कंपाउंड X बनता है जिसको फिर दोबारा CO2 और H+ किया जाता है, यहाँ पर रिएक्शन होती है और फिर आपका एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, Y। कौन सी रिएक्शन ये है और आपको X और Y के बारे में बताना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे आप? आंसर कहता है आपका कि ये होगी कॉलबेज रिएक्शन। और बात हो रही है X और Y की, तो वो आप बताएंगे। X यानी जब NaOH से ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और जब वो बीच का जो पार्ट आएगा फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट, वो जब दोबारा रिएक्ट करेगा CO2 और H+ के साथ, तो फिर क्या आपका बनेगा। तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाता है, ONA। ओके, ये आपका प्राप्त होता है फिनॉक्साइड आयन जिसे आप कह रहे थे। ओके, अब इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और उसके बाद ये क्या देगा आपको, ये देगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड भी जिसको आप कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर COOH और ये OH, तो दूसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसी को आपका सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। ओके, एक और चीज देखिए, एक और रिएक्शन आ सकती है आपके पास। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, बेंजीन फ्रॉम फिनॉल, यानी आपको फिनॉल से बेंजीन प्राप्त करनी। तो फिनॉल से बेंजीन आप कब प्राप्त कर रहे थे, जब आपने क्या कहा था कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करेंगे तो वहाँ पर आपका बेंजीन रिंग या बेंजीन प्राप्त होता है प्लस जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। ओके, तो ये आपकी बेंजीन यहाँ पर प्राप्त हो गई। चलिए अब एक नया टॉपिक देखते हैं, सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल। ये काट देना इसको। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल, ये आपका नया टॉपिक है जो बताता है औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल को। ठीक है, तो 2 प्रकार के एल्कोहलों को आप यहाँ पर पढ़ते हैं, एक आपका होता है मीथेनॉल, एक होता है आपका इथेनॉल। ओके, तो मेथेनॉल के बारे में आपको पता होगा, जिसे कि आप क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल क्या कहता है, एक मिथाइल ग्रुप होगा उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, यानी कि CH3OH। ओके, मिथेनॉल CH3OH ऑल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, यानी कि कास्ट स्पिरिट भी इसको कहा जाता है, वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। किसके द्वारा, आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है लकड़ी का और उसके द्वारा उसको प्राप्त किया जाता है। ओके, अभी जो टुडे मोस्ट ऑफ द मिथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई pressure and temperature and in the presence of zinc oxide Cr2O3 catalyst। ओके, तो अभी जो ज्यादातर
आपका मेथेनॉल प्रोड्यूस की जाती है वो बहुत ज़्यादा तापमान पर और प्रेशर पर। जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या की जाती है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन होता है और उसके बाद मीथेनॉल प्राप्त होती है। ओके, तो इस रिएक्शन को लिख लीजिए। क्या कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2 हाइड्रोजिनेशन होगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ेगी। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO Cr2O3, ये इनकी प्रेजेंस में हो रहा है। टेम्परेचर है आपका 573 to 673 केल्विन और प्रेशर है 200 to 300 ATM। ओके, और यहाँ पर फिर क्या बनता है आपका, मीथेनॉल बनता है। ओके, ये रिएक्शन लिख लीजिए। चलिए, मेथेनॉल क्या होता है, जैसे अल्कोहल में हमने कई चीज़ें पढ़ी थी, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपके क्या आ रहे थे, रंगहीन जो आपके होते हैं, कलरलेस लिक्विड जो होते हैं। ओके, किसी प्रकार का कलर नहीं होता है इनमें, और जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक, वो 337 केल्विन होता है, और ये बहुत ही विषैली प्रकृति की होती है। ओके, इसके बहुत कम मात्रा में सेवन से ही क्या हो सकता है, अंधापन आ सकता है, यानी नज़र कमज़ोर हो सकती है, और इसकी अधिक मात्रा से क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ओके, मेथेनॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो पेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, और फॉर्मल्डिहाइड को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, मेथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, रंगहीन द्रव है ये, जो को बॉयल किस पर होता है, 337 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। इट इज हाईली पॉइजनस, बहुत विषैली गैस है नेचर में, प्रकृति जो इसकी है। इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी, अगर कम मात्रा में भी अगर मिथेनॉल को ग्रहण किया जाता है या उसके कांटेक्ट में आते हैं, कॉजेज ब्लाइंडनेस, अंधे हो सकते हैं, एंड अगर लार्ज क्वांटिटी में इसके कांटेक्ट में आए तो फिर क्या हो सकता है, कॉजेज इवन डेथ, मृत्यु भी हो सकती है इंसान की। और वही मेथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट, पेंट में एज अ सॉल्वेंट, वार्निशेस जितने आपके होते हैं उनमें, और चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे ज़्यादा उपयोग इसका, ज़्यादातर उपयोग इसका फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में भी किया जाता है। तो ये मीथेनॉल के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप उसको बनाने की रिएक्शन बता सकते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है, कलर क्या है, किस पर बॉईल हो रहा है, ये बता सकते हैं। आपका पहले किस चीज़ से प्रोड्यूस किया जाता है, क्या उसको कहा जाता है, वुड स्पिरिट कहा जाता है, जैसे ये, और यूजेस बता सकते हैं आप उसके, और इसके इफेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स डालकर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ये यहाँ पर मीथेनॉल के कुछ यूजेस बताए गए हैं, जैसे नेचुरल गैस में, म्युनिसिपल वेस्ट्स में, कोल एंड हैवी हाइड्रोकार्बन गैसिफिकेशन, बायोडीजल, केमिकल, गैसोलाइन, DME, नीट एल्कोहल फ्यूल, एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट बायोमास वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको ट्रीट करने में आपका मेथेनॉल का यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा आपका है इथेनॉल, यानी जिसे आप इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल ग्रुप के साथ आपका OH जुड़ा रहता है तो उसको इथेनॉल कहते हैं, CH3CH2 OH, ये आपका इथाइल अल्कोहल। ओके, तो इथेनॉल C2H5OH इज obtained commercially by fermentation. The oldest method is from sugars. ठीक है, पुराना मेथड क्या था, चीनी से, शर्करा जिसे बोली जाती है उससे इसको प्रिपेयर किया जाता था, और जो आपका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज़ में आप जहाँ देखते हैं तो फर्मेंटेशन के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो पुरानी विधि क्या हो गई, जहाँ पर कह रहे हैं कि शुगर्स के फर्मेंटेशन से इसको प्राप्त किया जाए। ओके, और क्या होता है, द शुगर इज मोलसेस, ठीक है, जो मोलसेस यानी शीरा जिसे कहा जाता है, और गन्ने और जो आपका ग्रेप्स होते हैं, इन फलों की जो शुगर होती है उनको क्या, इन्वर्टेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, C6H12O6 हैं, उसमें परिवर्तित कर लिया जाता है। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आई। इसके अलावा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को फिर क्या करेंगे, ईस्ट में पाए जाने वाले दूसरे एंजाइम जाइमेज द्वारा फर्मेंट किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही है। C12H22O11,
ये हो गई शुगर, H2O के साथ इसको ले रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहे हैं, C6H12O6, ठीक है। इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पर लिया जाएगा और C6H12O6, ये एक ग्लूकोज मान लो एक को, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ओके, अभी इनको क्या किया जाएगा फिर, C6H12O6 को जाइमेज की उपस्थिति में, ठीक है, फर्मेंटेशन इसका होता है और आपका क्या प्राप्त होगा, इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल प्राप्त होगा और साथ में 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी प्राप्त हो रही। ओके, तो इतना आपको इससे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अल्कोहल को बनाया जा रहा है। पहले आपके शर्करा से ग्लूकोज फ्रक्टोज को प्राप्त किया गया, फिर उसको फर्मेंटेशन के द्वारा फिर आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्राप्त हो गया। ओके, इथाइल अल्कोहल में और आप क्या देखते हैं फिर, इथाइल अल्कोहल का यूज जैसे कि ये भी एक कलरलेस लिक्विड होता है, 351 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और बहुत सारी जगह पर इसको यूज़ किया जाता है, जैसे औद्योगिक अल्कोहल, जैसे सामान्य इथेनॉल भी कहा जाता है, और अलग अलग तरह के लिक्विड्स में इसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 351 K. इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. The commercial alcohol is made unfit for drinking by mixing in it some copper sulfate to give it a color and pyridine, a foul smell liquid. It is known as denaturation of alcohol. Nowadays, large quantity of ethanol are obtained by hydration of ethane. तो डायरेक्ट अल्कोहल का या इथाइल अल्कोहल का जो है वो आप उसको पी नहीं सकते या उसको ले नहीं सकते, ठीक है। यूजेस क्या क्या हैं, फ्लेवरिंग में यूज़ किया जाता है, सेंट्स में, परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, कुकिंग में यूज़ किया जाता है, अल्कोहल यानी जो ड्रिंकिंग होती है आपकी उसमें, और सॉल्वेंट, मेडिसिन में जब सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट इथेनॉल को लिया जाता है, ठीक है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल से रिलेटेड थे, और वहीं पर हमने 2 कमर्शियल अल्कोहल्स देखे जिनका औद्योगिक स्तर पर यूज़ किया जाता है, जो कि मीथेनॉल और इथेनॉल थे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे तो वो आप कर ले जाएंगे, और अगर इथेनॉल या मीथेनॉल के बारे में पूछा जाता है तो वो आप बता ले जाएंगे, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उनको बनाया किस प्रकार जाता है वो। ओके, तो होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन आप लोगों का होगा तो वो आप आने वाले सेशंस में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।